हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। जैसा कि आपको थंबनेल में ही शो हो रहा है कि हम जो है वो 2020 सीरीज़ क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा IAS एग्ज़ाम के लिए, PCS एग्ज़ाम के लिए, BEO एग्ज़ाम के लिए और SSC। देखिए थंबनेल में तो मैंने यही डाला है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये जो GK या GS का पोर्शन होता है, ये जो स्टैटिक पोर्शन होता है, वो लगभग सारे एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। अब जैसे आप देख लीजिए कि अभी जो है जूनियर के सुपर टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, या फिर जो है प्राइमरी लेवल का सुपर टेट आप मान लीजिए, तो उसमें भी GS के पोर्शन पूछे जाते हैं। तो ये कहीं अलग से थोड़ी ना बनते हैं। ये जो है कहीं PCS का क्वेश्चन BEO में डाल दिया गया, कहीं SSC का क्वेश्चन PCS में डाल दिया गया, ऐसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। आई होप आपके लिए ये 2020 की सीरीज़ बहुत लाभदायक होगी, बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ पढ़ाऊँगी। तो हम ये पहला जो है चैप्टर ले रहे हैं विश्व के भूगोल से ब्रह्मांड। तो हम आज जो है ब्रह्मांड के 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। मैं आपको 2 या 3 सेकंड का जो है टाइम दूंगी। आप जो है अपने मन में या कहीं कॉपी में नोट डाउन करिए और देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है जब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हमारे उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि रिविज़न तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है ना। तो चलिए देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो संबंधित है। पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, तीसरा ऑप्शन है हिमालय की उत्पत्ति से, और चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखियों के विस्फोट से। आंसर बताइए आप लोग। आई होप आपने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए मैं अब इसका आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अच्छा, जैसे कि मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली बात, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है इसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी दी किसने। तो ये मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज लेमेटियर जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत की उत्पत्ति की, और ये जो है सौरमंडल की उत्पत्ति से जो है वो संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव, दूसरा ऑप्शन है हिमयुग, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मांड, और चौथा ऑप्शन है महासागर। तो अभी अब मैंने बताया आपको ऊपर कि जॉर्ज लेमेटर ने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ब्रह्मांड। तो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो इस क्वेश्चन में मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि आकाश गंगा, जिसे कि हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, वर्गीकृत की गई है। हमारा पहला ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, दूसरा विद्युत गैलेक्सी के रूप में, तीसरा ऑप्शन है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, और चौथा ऑप्शन है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। मैं अब बताती हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि गैलेक्सी जो है अनेक आकार प्रकार के दृश्यमान होती है। अंडाकार कह लो, या फिर सर्पिलाकार कह लो, या फिर अनियमित इर्रेगुलर। ठीक है। तो क्या होता है कि क्या हुआ था 2005 में जो है स्प्रिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्व धारणाओं और क्या हुआ इसके विपरीत जो है भ्रम था वो स्पष्ट हो गया, और इसका आकार बताया गया बैरेड सर्पिल। ठीक है। तो क्या है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं लगवा रही हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे जो यूपी PCS ले लीजिए, चाहे राजस्थान का जो है RAS ले लीजिए, चाहे जो है IAS ले लीजिए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो है आप सभी जानते हैं कि 16 अगस्त को BEO का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। पहला ऑप्शन है 2.5 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष,
तीसरा ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष और चौथा ऑप्शन है 50 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 25 करोड़ वर्ष। देखिए गैलेक्टिक केंद्र जो होता है वो लगभग जो है 7.94 केपीसी या फिर ये कह लीजिए कि 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसी जो है वर्ष को क्या कहते हैं, परिक्रमा की ये अवधि जो है ब्रह्मांड वर्ष, जो कि कॉस्मिक ईयर के नाम से जानी जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है। तो किस चीज़ का सूचक है? ऑप्शन देखिए, सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो जो तारे का रंग का सूचक है वो है उसके ताप का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो है सबसे ज़्यादा अगर वो चमकेगा तारा तो क्या होगा, नीले रंग का तारा दिखाई देगा, है ना। फिर नीले के बाद फिर जो है नीला श्वेत, फिर श्वेत, फिर जो हो गया श्वेत पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो ऑप्शन बताइए। अच्छा, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन दोनों ऑप्शन में ही बताइए, चंद्रशेखर सीमा और एडिंगटन सीमा। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चंद्रशेखर सीमा। देखिए क्या हुआ था कि भारतीय जो है भौतिकविद थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ष 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की और जिसके अंदर जो है तारे के श्वेत वामन बनने लग गए। तो इसे जो है न्यूट्रॉन स्टार या फिर उन्होंने ब्लैक होल के रूप में जाना। तो इसे जो है हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो कौन सी घटना है? ऑप्शन देखिए, ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अभी मैंने बताया आपको, कृष्ण विवर, ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आई होप ये आंसर सब लोग लगा लेंगे। तो पहला ऑप्शन है सीवी रमन, अगला है एच.जे. भाभा, अगला है एस चंद्रशेखर और अगला है हरगोविंद खुराना। तो किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये प्रतिपादित किया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। तो अगला क्वेश्चन है कथन कारण से। तो देखिए कथन क्या है? कथन ये है कि कृष्ण छिद्र, जिसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। अब इसमें कारण क्या बता रहा है ये देखिए, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो क्या कथन जो है कारण बता रहा है? दोनों सही हैं? बिल्कुल दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। तो देखिए कृष्ण छिद्र को जो है दूरबीन से जब आप प्रत्यक्ष देख पाना जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का घनत्व जो है इतना उच्च होता है कि जो है गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी प्रकार का विकिरण या फिर प्रकाश किरणें को भी नहीं निकलने देता उच्च घनत्व के कारण। तो अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा जो है ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों या फिर तारों या फिर गैसों के व्यवहार से ही लगाया जा सकता है। अब डायरेक्ट कृष्ण छिद्र नहीं देख सकते। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन ये है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी। तो किसने सर्वप्रथम दी? एस चंद्रशेखर ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित भी कुछ भी इनके खिंचाव से नहीं बच सकता, सारी चीज़ों को ये खींच लेता है। तो जो वैज्ञानिक थे भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसे चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसी योगदान के लिए इन्हें 1983 में इन्हें भौतिक का नोबेल प्राइज भी मिला। ध्यान रखेंगे आप ये चीज़ भी। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। क्या है सुपरनोवा? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या फिर एक मृतप्राय तारा। तो आई होप आप सबने आंसर लगा लिया होगा। तो ये है एक मृतप्राय
तारा। देखिए सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा जो है मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जब बहुत बड़ा विस्फोट होगा तो वो जो है तारा मृत्यु के, अतः ये जो है सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ये देखिए, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में, यानी कि बिहार पीसीएस। तो कितने हैं तारामंडल? 87, 88, 89 या फिर 90? तो कितने हैं? 88 तारामंडल है। तो देखिए IAU जिसे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं और जिसमें से अधिकांश जो है उनको हम कहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पहला ऑप्शन है पल्सर, दूसरा ऑप्शन है भंगुर तारा, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण मास्टर और चौथा ऑप्शन है क्वासर। तो क्या है? सी ऑप्शन जो है वो खगोलीय वस्तु नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कृष्ण मास्टर नहीं बल्कि जो है कृष्ण विवर या फिर ब्लैक होल जो है वो खगोलीय वस्तु है। क्वेसर भी जो है एक तारावत स्रोत है। देखिए क्वेसर क्या है, 4 से 10 अरब वर्ष जो है प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है ये क्वेसर स्थित है और ये जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और इनसे आने वाली रेडियो तरंगों की इनकी जानकारी भी जो है वो प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जो है पल्सर एक खगोलीय पिंड है जो कि स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन में हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वेसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ब्रिटल स्टार। देखिए नाम पे मत जाइए, ब्रिटल स्टार अभी मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखिए पल्सर हो गया, ब्लैक होल हो गया, क्वासर, ये तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रिटल स्टार जो है वो एनिमेलिया संघ, ये बायो का क्वेश्चन से रिलेटेड है, एनिमेलिया जगत के एकाइनोडर्मेटा संघ के ऑफिरोइडिया वर्ग से है। ये जो है एक समुद्रीय जीव है। तो ये जो है सी स्टार आप लोग जानते होंगे, तो उसी के समान है। तो ये दोनों ही जो है वो समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं जिन्हें मछली के समीप माना जाता है। तो क्या हुआ, ब्रिटल स्टार का संबंध अंतरिक्ष से ना होके समुद्र से है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? ऑप्शन है आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा या फिर सौरमंडल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा नक्षत्र। देखिए खगोल शास्त्र में आप देख लीजिए कि आकाश में दिखने वाले जो है चमकीले तारों का समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होता है उसे हम तारामंडल या फिर नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है और ये तारे का नाम क्या है? विर्गो, 70 वर्जिन्स, बीटलग्यूज या फिर बिग डिपर। तो क्या नाम है इसका? बीटलग्यूज। देखिए बीटलग्यूज जो है वो ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। कौन से समूह का, कौन से तारे के समूह का? ओरियन तारे समूह का है सबसे चमकीला तारा और ये जो है पृथ्वी से 427 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। तो इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शेल ने देखा। किसने देखा? जॉन हर्शेल ने। लेकिन 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला ये प्रथम चित्र था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि पहला है आकाश स्याह काला है, दूसरा तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तीसरा अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो क्या होगा?
आकाश काला दिखाई देगा अगर अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाएंगे तो। और क्या होगा, तारे जो है उन्हें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल 1 और 2 सही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे एमपी पीसीएस, मतलब ये पेट क्वेश्चन है, कभी ना कभी आता ही आता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, चमकीलापन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसकी इकाई है ये इकाई है दूरी की। देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की जाती है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए निर्वात में जो है प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ध्यान रखेंगे, निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो 2020 सीरीज का आखिरी क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। आज के 20 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, फिर इसका अगला पार्ट हम अगली बार देखेंगे 20 क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ, विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, या फिर उत्तर ध्रुव पर। तो कहाँ स्थित होता है ये स्थित होता है विषुवत रेखा पर। देखिए तारे जो हैं वो उत्तर और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर जो है खगोलीय विषुवत रेखा के समांतर चक्कर लगाते हैं। तो उत्तर और दक्षिणी खगोलीय ध्रुव जो है वो भौगोलिक उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जो है पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर और ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो गाइज़ आज ब्रह्मांड का अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो और रह जा रहे हैं, तो मैं उसे अगले पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि हमारी सीरीज़ का नाम ही है 2020। तो 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगी मैं, और एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो ताकि आप लोग बोर भी ना हो, है ना। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपनी वाणी को। थैंक यू वेरी मच।